हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको? ओके फाइन। ठीक है बच्चों। बच्चों 2 मिनट लगेंगे। मैं ना आज थोड़ा कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो बस 1 मिनट में कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है? बच्चों मैं ना आज एक्चुअली iQuest में ले रहा हूँ क्लास, आपकी अगले हफ्ते की तैयारी में। तो वो मुझे ना वो वन नोट का पासवर्ड नहीं याद आ रहा, जिसमें मैं सारे नोट्स बनाता हूँ आपके। तो चलो तब तक 1 मिनट के लिए मैंने बाई चांस एक क्वेश्चन देना था आपको, वो ट्राई करो सारे।
अच्छा, ये सिचुएशन है, एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर एक वुडन पीस है जो फ्लोट कर रहा है, और एक नीचे आयरन पीस है जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कंटेनर को हम राइट की तरफ एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग के साथ क्या होगा। मतलब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्ट्रिंग वर्टिकल ही रहेगा, स्ट्रिंग आगे की तरफ बेंड हो जाएगा, या स्ट्रिंग पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। इन चारों में से आपको सोचना है। तो ट्राई करो बच्चों। गुड साहिल, गलत।
अमितोज, वरुण, मनकीरत, वेरी गुड। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। ओए, मैंने गलत बता दिया बच्चों आपको। हाँ, इसका आंसर विदुषी आपका ठीक है। और गुरसाहिल ठीक है, बाकी सबका गलत है। मैं लाइन उल्टी समझ बैठा था। दोबारा करो। नहीं, गुरसाहिल का तो गलत है, सॉरी। सिर्फ विदुषी का ठीक है अभी तक। एक मिनट। और किसका ठीक है? करण ठीक है। हाँ, गुरसाहिल बाद वाला ठीक है तुम्हारा। हाँ। निष्ठा नहीं। हाँ, अब ठीक है, हमें तो। इसका आंसर बच्चों थर्ड वाला आएगा। ऑनेस्टली आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, मुझे लग रहा था कि ज्यादा लोगों का सही होगा ये।
डी इज द ऑब्वियस आंसर, जो कि गलत है। बच्चों 1 मिनट मुझे बताना, मुझे अभी हिसाब नहीं आ रहा ये आपको, मतलब मैं इसको क्या करूं, बड़ा छोटा या ठीक दिख रहा है? ठीक है, कैन भी बिगर कर देते हैं बड़ा। अब अब कोई अनम्यूट करके बोलना बच्चों। यस सर। लो मतलब अब ठीक दिख रहा है या क्या करूं, बड़ा छोटा? सर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर सकते इज दिस फाइन? हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। ना बच्चों, हमने वो लगवाया स्मार्ट बोर्ड, मैं उस पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों अभी फॉर सम रीजन ऐसा है कि जब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ ना, मुझे चैट नहीं नजर आ रही, तो मैं इन बिटवीन देखता रहूंगा, बट आपको कुछ पूछना हुआ तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। ठीक है? तो बच्चों कोशिश एक्चुअली ये है कि मतलब नेक्स्ट वीक से, मतलब कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, ये तो कंफर्म्ड है। ये कोशिश हो रही है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जैसे मान लो इस बोर्ड पे क्लास ले ली जाए, तो मतलब अगर कोई ऑनलाइन भी अटेंड करना चाहे तो वो कर सके, तो वो एक्सपेरिमेंट है। ओके। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने एक टर्म पढ़ी थी इंडक्टेंस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिफाइन किया था एक क्वांटिटी को, मतलब इंडक्टेंस का एक टाइप डिफाइन किया था जिसको हमने बोला एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें कोई डाउट बच्चों? प्लीज आस्क। ओके। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर ही दूं आपको, जो भी मैंने दिया था। सी बच्चों, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं।
वन वे इज कि अगर आप फ्रेम ऑफ कंटेनर में जाओ, ये क्या चक्कर है, लिख नहीं रहा। तो बच्चों मुझे ये बताओ एक बार कि फ्रेम ऑफ कंटेनर में ये जो वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो हमें पता है कि स्यूडो फोर्स लग रही होगी, तो रो वुड इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया। करेक्ट। इसके अलावा बच्चों और कोई फोर्स सोच के बताओ। बताओ भाई मुझे, और कौन सी फोर्स आएगी? क्या प्रेशर फोर्स आएगी कोई टुवर्ड्स राइट? यस। बच्चों इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो कि ये जो प्रेशर फोर्स है, एक तरीका तो ये है, याद करो मैंने आपको स्पेशली बताया था जब हम बॉयंट फोर्स पढ़ते हैं कि बॉयंट फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि अगर हम अपने वुडन पीस को हटाकर वहां लिक्विड का पैकेट रख दें, तो जो फोर्स लिक्विड पैकेट पे लग रही होगी मतलब जो सराउंडिंग लिक्विड है वो लिक्विड पैकेट के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना, ताकि वो उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करे, तो वो उस पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा? उसको उस पर आगे को फोर्स लगानी पड़ेगी रो वी है, एंड उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी रो वी जी। तो क्या बच्चों ये समझ रहे हो आप कि अगर मैं इस वुडन पीस की जगह ये लिक्विड पैकेट रखता, तो इसके ऊपर ये वाली दोनों फोर्सेस लग रही होती है ना? याद है मैंने ऐसे ही बताया था आपको पॉइंट फोर्स में। तो बच्चों वही डेफिनेशन हमें यूज करनी थी। तो इस केस में इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स आ गई। अच्छा ये कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं इसको रो लिक्विड लिख देता हूँ, चलो रो लिक्विड भी है। तो बताओ राइट और लेफ्ट में से कौन सी फोर्स बड़ी है बच्चों? फोर्स राइट वाली है ना, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी वुड की डेंसिटी से बड़ी है। तो काउंटर टू योर इंट्यूशन, जो हम नॉर्मल इनर्शिया के हिसाब से सोच लेते हैं
कि भाई पानी आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, ये जो वुडन पीस है ये आगे की तरफ ही जाएगा। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो सराउंडिंग लिक्विड से कम है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को सोचने का और तरीका क्या हो सकता था कि भाई ये तो सबको पता है कि अगर ऐसे कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड इस तरह हो जाएगा। अगर लिक्विड इस तरह हो जाएगा तो लिक्विड के लेफ्ट पे अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ए लूं, उसका प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू द पॉइंट बी, है ना? तो हमें उससे भी क्लियरली पता है कि लिक्विड जो है वो इस बॉडी के ऊपर, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक राइटवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। क्या बच्चों ये बात सबको क्लियर हो गई? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये बच्चों आपके ना सीनियर बैच में किसी ने पूछा था। तो अगेन जैसे वो हुआ क्या कि जैसे मैंने उसको ये लिख के भेज दिया तो उसने कहा कि नहीं सर ऑनलाइन तो कुछ और दिया हुआ है। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिर मैंने चेक किया, मैंने 4 या 5 ऑनलाइन साइट्स देखी। मतलब अगर इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, अगर आप इसको डालोगे, आज मैं वो लैपटॉप से नहीं ले रहा क्लास, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैंने खोल के भी रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए वो टैब्स, बट आज का प्लान चेंज हो गया। तो जो पहली 5 साइट्स थी, मतलब एक टॉपर थी, एक डाउटनट थी, एक वेदांतु, पता नहीं एक और शायद, पता नहीं सार्थक थी, पता नहीं क्या थी, सब में गलत। ठीक है, रीजन क्या? क्योंकि मतलब ना मोस्टली कोई ये इमेजिन ही नहीं कर पाता कि जो पॉइंट फोर्स है या जो प्रेशर फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली भी लग सकती है। वो आदत ही ये पड़ी होती है कि पॉइंट फोर्स तो बस ऊपर को ही है। तो अच्छे क्वेश्चन में तो मैंने हमेशा ही ये देखा है, हमेशा ही ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि ऑनलाइन गलत मिलता है। ओके, तो बच्चों अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको बताया था, आई डोंट हैव द फाइल राइट नाउ। इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो हमने लास्ट टाइम जिस तरीके से डिफाइन किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस को, N2 ∅2/I1, ठीक है, अभी तो हमने इसी को यूज किया है, दूसरी फॉर्म को तो अभी तक यूज नहीं किया हमने, कोई चक्कर नहीं है। तो उससे क्या समझ आ रहा है बच्चों कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बताओ। बताओ भाई।
मतलब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होएगी तो हम क्या कह सकते हैं? ज्यादा फ्लक्स होगी, है ना? ऐसा लग रहा है ना? मतलब अगर मैं ये स्क्वायर लूप है उसका साइज बड़ा कर दूं तो समझ आता है ना कि ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे स्क्वायर लूप से। एंड जैसे जो हमारे आंसर में भी हम देखें कि ए न्यूमरेटर में है तो हमें समझ आता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बच्चों? बोलो। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये लिख लो। It is a measure of how many field lines being produced by one body pass through the other body. तो बच्चों नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एम। सबसे पहले तो बच्चों बताओ एम किस किस पे डिपेंड करता है? तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, एम डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। एम के यूनिट्स निकालो बच्चों। ये अगर हम पाई अपॉन आई लिखेंगे तो ये बन गया वेबर अपॉन एम्पेयर। इसको बोलते हैं बच्चों हेनरी। ठीक है, दिस इज द न्यू यूनिट जिसको हम हेनरी बोलते हैं। डायमेंशंस फटाफट निकाल के बताओ मुझे क्या बनेंगी।
फटाफट निकालो बच्चों डायमेंशंस। क्या हुआ, औरों से निकल नहीं रहे क्या? जल्दी करो। तो उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी ML2 T-2 A-2। तो सबका क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी जो है M की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमने M निकालने के लिए क्या किया था कि किसी एक बॉडी में हमने करंट माना, है ना, और दूसरी बॉडी में फील्ड लाइंस मानी, मतलब फ्लक्स मानी, और फिर हमने उससे फाई अपॉन आई करके निकाल लिया। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि मतलब जैसे मान लो पहले आपने M ऐसे लिखा था, φ2/I1, कि आपने बॉडी 1 में करंट माना था और उससे आपने ये माना था कि बॉडी 2 के थ्रू कितनी फ्लक्स पास कर रही है। कि अगर आप बॉडी 2 के थ्रू करंट मान टू फ्लक्स कैलकुलेट करते, जो कि बहुत बार आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो भी M की वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसको हम फिजिकली ऐसे प्रॉपर्टी 1 लिखी है कि उसको तो ज्योमेट्री और मीडियम से मतलब है, उसको इससे तो मतलब ही नहीं है कि करंट किस में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मतलब अगर बॉडीज में कुछ टर्न्स हो तो मतलब ये इस तरह बन जाएगा, N2φ2/I1 इज इक्वल टू N1φ1/I। ठीक है बच्चों, तो मतलब फॉर एग्जांपल
जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि ऐसे करंट मान लो और इसके आसपास एक स्क्वायर लूप मान लो, ठीक है। तो जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन की बात की थी ना कि अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो हमने देखा था कि हम फ्लक्स इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई 1 के अंदर करंट मान के phi2/I1 निकाल सकते हैं, है ना। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप उल्टा भी मान लोगे कि आप ये मान लो कि 2 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और उसके थ्रू और उसके कारण 1 के थ्रू फ्लक्स, जो कि हमारे को डिफाइन करनी भी मुश्किल हो रही है कि ये यहाँ पे तो वायर है, उसके लिए डिफाइन ही कैसे करें। तो स्टिल वो वैल्यू आएगी सेम ही, ठीक है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये phi1 क्वांटिटी निकाल सकते हो, जिसको अदरवाइज आप अगर इंटीग्रल बी डॉट डी ए से सोचोगे तो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस को प्रूव करना, मतलब ये कैलकुलेट करना, तो अदरवाइज इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, बट एम की प्रॉपर्टी के कारण हमें पता है कि भाई हाँ ऐसा होगा। तो बच्चों ये बात सबको समझ आ गई। ऑलराइट। तो बच्चों क्या होता है, मतलब ये प्रॉपर्टी ना हमारे इस तरह से बहुत काम आती है कि जैसे अभी तक तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए, मतलब उसमें मैं आपको खुद ही बता देता था कि भाई ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स निकाल लो। अगर हमारे को कभी पूछा जाएगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन, तो वो नहीं बताएंगे। मतलब आपको सिचुएशन से आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बॉडी के अंदर करंट मानना है और किस बॉडी के थ्रू फ्लक्स माननी है।
तो बच्चों मतलब अब जो m की फिजिकल डेफिनेशन है उससे हमारे को थोड़ा सा आइडिया ये लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, मतलब सिस्टम 2 में ये जो लूप रखा हुआ है दैट इज इनटू द प्लेन। ठीक है, तो मुझे बताओ कि m1 m2 में क्या कंपैरिजन होगा। बताओ भाई, 1 और 2 में से किस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये इनफाइनाइट वायर है लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली मतलब दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं। बताओ बच्चों, इजी है बिल्कुल। बस यही तो सोचना है कि किस केस में वो जो लूप है उसके थ्रू ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो 1 से होंगी ना, राइट। क्यों वरुण। तो इस केस में वी नो कि m1 will be greater than m2।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई, there is a circular loop like this. Radius r, find m. हाँ निष्ठा गुसाइल ठीक है। हर्ष ठीक है। आस्था ठीक है। अमितोज ठीक है। जसजीत ठीक है। कमान बचाओ, सबका आंसर चाहिए। नवदा ठीक है। दिनेश ठीक है। हम्म, ठीक है बच्चों सबका। तो इस केस में तो ऑब्वियसली m जीरो ही होगा, है ना, क्योंकि कोई फीड लाइन उस लूप को कट ही नहीं कर रही। तो बच्चों जैसे हमने पहले लिखा था, जो हमने रिलेशन, अब दूसरे वाले रिलेशन की अगर हम बात करें कि यूजिंग एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस m d phi 1 by dt, और हमने कहा था कि अगर हम अजम्पशन ले लें कि ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, तो ये रिजल्ट बन गया था m di1 by dt, राइट। तो बच्चों अगर आपको किसी सिस्टम का m पता है, तो उससे आप, और आपको सिस्टम का मतलब चेंज इन करंट पता है कि करंट किस रेट से चेंज हो रहा है,
तो हम निकाल सकते हैं, है ना, मतलब एवरेज भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बच्चों आप एक चीज और भी देख सकते हो कि यहाँ से एक एम के और यूनिट्स बन गए जो देखो क्या बन गए। देखो बच्चों ओम सेकंड बन गए। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो बच्चों मान लो इस तरीके से दो सोलेनोइड्स हैं, एक बड़ा सोलेनोइड है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, एरिया a1 है और उसकी लेंथ l1 है। और दोनों कोएक्सियल हैं। एक छोटा सोलेनोइड है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, एरिया a2 है और लेंथ l2 है। ठीक है बच्चों, और दोनों की एक्सेस सेम है। तो बच्चों अपने आप सोचो कि किसके अंदर करंट माने, किसके अंदर, किसके थ्रू फ्लक्स निकालें और इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो।
हाँ मनकीरत, वेरी गुड। बच्चों अपने आंसर में ना मतलब स्मॉल एन और कैपिटल एन का ध्यान रखना बहुत, बिकॉज दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है ना। हर्ष ठीक है, वरुण ठीक है। चलो बच्चों होना चाहिए फटाफट। चलो बच्चों लास्ट 2 मिनट्स। अच्छा बच्चों एक बात मुझे सारे बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना। लेटस से देर इज एन ऑप्शन कि मतलब कि क्लास इसी तरह हो रही है, कि ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है, तो आप में से कौन कौन ऑनलाइन अटेंड करेगा, कौन कौन ऑफलाइन करेगा। बहुत सोच के बताना। जो जो लिखेगा वही माना जाएगा अगर ऐसी ऑप्शन हुई तो। मतलब अगर तो हुई नहीं तो फिर तो बात खत्म हो गई, बट अगर ऑप्शन हुई तो बताओ। हाँ वरुण आई कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट मैं भी कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत है। और अब जब देख लिया हो अब लगता है पहले अगर ऑप्शन ही ना पता होती फिर तो ऐसे ही चलता रहता। रोज के मिनिमम 2-2.5 घंटे खराब होंगे। एंड थकावट अलग। और आप जब इतने देर से ना निकले हो तो थकावट भी ज्यादा होगी देखना। बाकी लोग बताओ बच्चों। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस हॉल में हमने ये अरेंजमेंट किया है ना उसमें एक बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो मुझे उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। मुझे सबके आंसर चाहिए, उनके भी चाहिए जो वैसे कभी नहीं करते। हाँ चैतन्य बताओ, यस नो मतलब यस नो नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ।
टाइमिंग्स अभी पता नहीं। आई डोंट नो, अभी वर्क शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। रणवीर, एक ही ऑप्शन मिलेगी। आदित्य जैन, तुम हो क्लास में कि नहीं? ओके, चलो आई थिंक काम चल जाएगा। आप में से हो कुछ लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड, आई बिलीव इट विल वर्क। ठीक है। लवेश और हर्षित गेम कैसे खेलेंगे फिर साथ में, अगर ऑफलाइन आ गए, है ना? क्यों बच्चों? हर्षल भी सेम जोन में है। चलो, इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आएगा? राइट बच्चों? तो इसको बच्चों, बच्चों इसको लिखते हुए ना बहुत ध्यान रखना है स्मॉल एन कैपिटल एन का। मतलब अगर आप देखो तो वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं नॉट स्मॉल एन वन कैपिटल एन टू ए टू, है ना? बट प्रेफरेबली यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें गलती हो जाएगी कि स्मॉल एन कौन सा है, कैपिटल एन कौन सा है। अच्छा, एक एन टू भी आएगा इधर, हाँ। राइट बच्चों, समझ गए कंसेप्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। है ना? इसको सॉल्व करने के लिए क्लियरली आप क्या अप्रोच फॉलो करोगे? किसके अंदर करंट मानोगे बच्चों? वन के अंदर, है ना? जिससे कि उसके सेंटर पे हमारे पास फील्ड आ जाएगी और उससे फ्लक्स निकल आएगी। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ ये रहती है कि जैसे ना बहुत जगह बहुत बार क्वेश्चंस में, मतलब आप ये समझ रहे हो ना कि ये आंसर सही तो तभी आता है अगर हम ये जो रेड वाला सोलेनोइड है उसको छोटा मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर पे ही फील्ड म्यू नॉट एन आई है।
बट बहुत जगह पे क्या किया होता है, बहुत बार क्वेश्चंस में एंड ऑल, जो मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इवन एनसीईआरटी, वो ना छोटे वाले सिलेंडर को भी पूरा लंबाई मान लेते हैं। तो आप सोच पा रहे हो ना कि तब तो ये आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आया बच्चों तो फिर यही निकाल आना, ठीक है। फिर दूसरा मेथड भी नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एज पे तो वो हाफ ही रह जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा था दैट वाज म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों सेल्फ और म्यूचुअल में बहुत छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि म्यूचुअल में हम दो बॉडीज मानते थे, सेल्फ में हम एक ही बॉडी मानेंगे। अब बच्चों एक बॉडी के केस में कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर हम सोचें समथिंग लाइक अ कॉइल। अगर इस कॉइल के थ्रू बच्चों हम एक करंट पास करवाएं एंड लेट अस से वो करंट वेरी कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि एक लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो दूसरे लूप के अंदर फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो एक के अंदर कुछ अगर चेंज होगा तो फिर उस कारण से दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होएगी, है ना। बॉडी तो एक है बट उसके लूप्स अलग अलग हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसी बॉडीज के लिए बच्चों हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सब कुछ वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मतलब अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी होती तो मैं दो अलग अलग बॉडीज की बात करता, कि मैं ऐसे दो लूप्स दिखा देता। क्योंकि मैं यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये मतलब एक सिंगल बॉडी के लिए, तो इसको हम बच्चों एल से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन बन जाती है एन पाई बाय आई। तो अब कोई चक्कर ही नहीं है, अब वही बॉडी के थ्रू करंट है और वही बॉडी के थ्रू फ्लक्स है। राइट बच्चों। बाकी एवरीथिंग एल्स remains the same. तो बच्चों ट्राई टू फाइंड the self inductance of a solenoid। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेना बच्चों, धक्का जैसे तो मैं पिछले में समझा रहा था वैसा कुछ अप्रोक्सीमेट कर देना, मतलब बी हर जगह सेम मान लो। तो लेट से आपको ये दिया हुआ है ए एन एल, बताओ क्या आएगा।
नहीं गुस्सा है, कुछ मिस कर दिया? हाँ बाकी सबका ठीक है। अब एक टर्म मिस कर दी। तो ये आ गया बच्चों, राइट। ये दोनों केस बच्चों याद रखने वाले हैं। ठीक है, इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। जो होमवर्क है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ये बच्चों मतलब ठीक दिखा ना आपको आज, और ठीक सुना? चलो ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।